बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम मसरे आगही के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इमरान खान। नाज़रीन, रोज़े अव्वल से ही इंसान की तारीख़ में औरत का जो रोल है बहुत अहमियत का हामिल रहा है। जहाँ औरत एक सरबराह मुमलिकत की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हों, जहाँ औरत सिपह सालार, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक के वकील और दूसरे शोबों में अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखा चुकी हों, वहीं उस माशरे में औरत के हकूक़ का इस्तेसाल शुरू उस दिन से ही जारी है। औरतों के हकूक़ के हवाले से और उनको जो अपने हकूक़ हासिल करने में जो मुश्किलात दरपेश हैं, आज हम उस पे अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान जो हैं वो एक औरत हैं और एक प्रोफेशनल हैं। वी हैव मिस नाज़िया सलीम with us, who is Finance Secretary of District Bar Association Faisalabad. Madam, thank you very much for being with us. और आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि इस माशरे को औरत जो है वो किस तरह से देखती है। हमें मालूम है कि औरत के क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या मसाइल हैं अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, उसको अंडर सर्व्ड एरियाज़ में उसको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होती हैं, लेकिन एक औरत इस कंप्लीट माशरे को किस तरह से देखती है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया मुझे। मैं आपका और ब्राइट स्टार की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ तक ये बात है कि आपने अभी बात की है कि औरत को इस सोसाइटी में हम किस तरह से लेते हैं, तो ये तो बहुत क्लियर कर बात है। और पाकिस्तान में स्पेशली, क्या पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए पाकिस्तान को, तो ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने की वजह से औरत को यहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और सुपरमेसी मेल को ज़्यादा दी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी प्रोफेशनल को ही ले लें, लाइक दिस, हम फीमेल्स कहा जाता है कि फ़ीमेल हर प्रोफेशन में आए, आगे मर्दों के शाना बशाना चलें, बट ऐसा होता नहीं है। हम जैसे ही आते हैं तो हम पे सुपरमेसी दे के मेल को आगे कर दिया जाए, फीमेल को पीछे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि अगर फीमेल खुद कॉन्फिडेंट है, उसका अपना कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो फिर शायद वो बीट कर जाए, आगे निकल जाए, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। और ये जो हम सोसाइटी है ये औरत को ज़्यादा प्रमोट भी नहीं करती और हौसला अफजाई भी नहीं करती, जिसकी वजह से वो हिम्मत हारती है। आपके ख्याल में क्या वजह है इस चीज़ की कि औरत को ये सोसाइटी प्रमोट नहीं करती? क्योंकि हम स्टार्ट से ही हमारे माइंड में एक चीज़ डाल दी गई है, जिस सोसाइटी से आप, मैं, हम सब लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमारे माइंड में ये चीज़ बिठा दी गई और बता दी गई है कि जो मेल है वो सुपरमेसी में ऊपर जा रहा है और जो फीमेल है वो नीचे लग के हमेशा रहेगी। ये मेल डोमिनेंट का इशू आ रहा है सोसाइटी का, अदरवाइज ऐसा नहीं था। अगर और मैं ये हूँ, जैसे कि मैं अपने आप को अगर ले लूँ तो मैं आपके सामने हूँ, तो मैंने भी तो इसी बार में इलेक्शन मेल्स के साथ इलेक्शन लड़ के मैं ही आ गया, यू नो। तो इट्स मीन दैट आपका अपना कॉन्फिडेंट होना, आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट करे। जब आपकी फैमिली आपके साथ है, आपको पीछे से बैकअप ठीक आ रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो फिर आप आगे सर्वाइव करोगे, अदरवाइज नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक औरत का उसमें खुद एतमादी बड़ी ज़रूरी है। और फैमिली सपोर्टिव हो, आप फैमिली सपोर्टिव हो। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो फिर आप आगे मूव करोगे, अदरवाइज आपकी वहीं पे ब्रेक लग जाएगी। डेफिनेटली जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आप किसी एक प्रोफेशन में एक्सेल करती हैं, क्योंकि नो डाउट इसी माशरे से फातिमा जना, इसी माशरे में बेगम राना लियाकत अली, फिर बेनज़ीर भुट्टो, और मैं अगर आपकी प्रोफेशन की बात करूं तो जो हमारी सबसे एक वेल नोन लॉयर जो थी मैडम जो हैं वो आसमा जहांगीर साहिबा, और मतलब उनके जाने के बाद भी उनका नाम और ग्रुप्स और उसी तरह से जो जिस तरह बार की सियासत होती है उसमें बड़ा अमल दखल होता है। तो ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आप खुद एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं कि फैसलाबाद एक रूरल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मशहूर है और फैसलाबाद बड़ी बार है, ये पंजाब तीसरी बड़ी बार है, नो डाउट। और वहाँ पे यहाँ पे भी मेजॉरिटी जो है वो मेल्स हैं और मेल डोमिनेटिंग एक बार है। और वहाँ पे आप जो हैं वो आपका एक रूरल बैकग्राउंड है, वहाँ से उठ के फिर आपने जो है वो कॉन्टेस्ट किया। इसके अलावा अगर हम यूजुअली देखें, बीइंग अ लॉयर, आपके पास जो केसेस आते हैं तो मोस्टली कैसे किस तरह के जो है वो केसेस आ रहे हैं आजकल? मेरे पास जो मोस्टली सबसे ज़्यादा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बिकॉज एज अ फीमेल सबसे ज़्यादा एक तो सिविल मेरे पास ज़्यादा आ रहा है और सिविल में सबसे ज़्यादा जो मेरे पास केस है वो है तलाक के, खुला के।
और अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो पाकिस्तान में इस टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान में एक सर्वे किया था 300 प्लस फैमिलीज़ के ऊपर, जिनमें से 88% जो लोग थे वो इस मसले का दो चार थे। बाकी जो फैमिलीज़ थी उनमें ये इशू नहीं था। इट्स मीन दैट कि खुला जो है उसके केसेस ज़्यादा हैं और उसकी रीज़न्स ये आ रही हैं, अगर आप मतलब सबसे पहले फिनेंशियल, फिर उनका अकल का शऊर उनका कम होना, और उसके बाद अदम बर्दाश्त, हम बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, जिसकी वजह से फिर ये घर टूटते हैं। और मोस्टली यही इशू आ रहा है। और काइंड्स भी इसे आगे डिफाइन अगर कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगी। नहीं, अगर अगर जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल है। और आई केम टू नो कि फैसलाबाद बार में सैकड़ों के हिसाब से केसेस जो हैं वो अभी जो हैं वो खुला के आ रहे हैं, तलाक के आ रहे हैं खुला, और हियरिंग उनकी हो रही है। तो मोस्टली अगर एक बच्ची है, जाहिर है माँ बाप जो हैं वो सारी ज़िंदगी एक अपनी स्ट्रगल करके तो एक मुकाम तक पहुँचते हैं, फिर वो सेविंग्स करते हैं, अपनी बच्ची की शादी करते हैं। तो बच्ची भी ऐसे छोटी छोटी बातों पे तो डेफिनेटली वो नहीं इतना बड़ा डिसीजन ले लेते। और इवन पेरेंट्स भी हमारे यहाँ अल्टीमेटली फिर भी शादी के बाद भी पेरेंट्स की राय जो है या वो जिस तरह से बच्चों को समझाना होता है, बोथ पेरेंट्स जो हैं वो दे मेक एन एफर्ट कि बच्चे का घर ना टूटे। लेकिन मेजॉरिटी मतलब किस तरह की कंप्लेंट्स हैं बच्चियों की कि पैसे खर्चा नहीं मिल रहा, या हस्बैंड जो है वो उसका इखलाक अच्छा नहीं है, मारता है, किस तरह की ज़्यादा कंप्लेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा जो आपने ये बात की है ना कि सबसे ज़्यादा तलाक की इशू वजह क्या बन रही है, तो असल वजह जो यहाँ पे मेन इशू आ रहा है वो है मिसमैच। कैसे ये होता है कि या तो अभी इस्लाम ने भी कहा है और फिर हमारा अपना लॉ भी कहता है, जब औरत बालग हो जाती है तो उसकी मर्जी लेना ज़रूरी हो जाती है। आप उसे पूछ ले एक दफ़ा, ठीक है। लेकिन इस्लाम में भी और लॉ के अंदर भी एक वली का कॉन्सेप्ट है, और वली कौन होता है? आपका बाप या आपका भाई। लेकिन यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जब मिसमैच कैसे होते हैं वो, कभी हम उनसे मतलब हम मॉड हो गए जी, शहरों में आ गए, यहाँ पर तो चलता है। लेकिन अगर हम पीछे गांव में चले जाएं, बैकवर्ड एरिया में चले जाएं, तो वहाँ ये सिस्टम नहीं चल रहा, ठीक है। वहाँ पे जोड़े हमेशा मिसमैच होते हैं। जब मिसमैच जोड़ा होता है ना, तो वो फिर अच्छी तरह से अदम बर्दाश्त करता है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ आती है, यहाँ पर ये लव मैरिज का सीन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अरसा आपका एक क्रेज़ होता है, और वो है सोशल मीडिया की वजह से। वो आप फॉरेन से पहले मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर एक दूसरे से इन टच होते हैं, ठीक है। जब आप इन टच होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी फीलिंग्स डेवलप होती है, वो टेम्परेरी होती है। और आपकी 18 एज होने की वजह से ये बनती है, क्योंकि टीन एज में ही आप फॉरेन सेटल्ड भी नहीं है, फिनेंशियल इशू आएगा। औरत जो होगी, जब उसको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप घर को नहीं चला पाओगे, वो छोड़ के चली जाएगी। असल में तो तब पता चलता है जब आप किसी के साथ रहते हैं, उसकी आदत क्या है। 2-3-4 घंटे के लिए किसी से मिलना या उस पर बात करना, वही बात ना, जब हम थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें चीज़ें चेंज लगती हैं। जब हमें उसके साथ उसके घर में रहना पड़ता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर चीज़ें, फिर आपकी असल जो पर्सनैलिटी है, जो आपके अंदर है, वो सब बाहर आ सकता है। और थोड़ी देर के लिए तो आप अपने आप को एक खौल चढ़ा के कवर के अंदर कवर करके सामने आ जाते हो। लेकिन जब आप लाइफ टाइम अपने पार्टनर बनते तो फिर पता चल जाता है, सडनली विद इन लाइक वीक्स ही आप एक्सपोज हो जाते हैं, ऐसे नो डाउट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लव मैरिजेस के केसेस भी जो हैं वो डाइवोर्स के लिए आ रहे हैं। मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि परसेंटेज क्या होगी उनकी, लेट्स से कि जो आपके पास अभी डाइवोर्स के केस आते हैं, कितने % होंगे जो ऐसे हैं जो कि लव मैरिजेस हैं, जिनकी पसंद की शादी है और वो फिर डाइवोर्स में, और उनका दौरानिया कितना होता है, कितने अरसे के बाद वो दोबारा कोर्ट से रब्ता करते हैं? इनका ये है कि मोस्टली जो लव मैरिजेस जो टूटती है उनमें एक बच्चे के बाद फॉरन फर्स्ट बॉर्न बेबी, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जैसे ही औरत तो गुजारा कर लिया, वो घर से आपके साथ आ गई, पीछे दरवाजे बंद हो गए अपनी फैमिली के। जब वो आगे आपके साथ रहना शुरू करती है, आप उसको तो चलो रूखी सूखी दे के अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब बेबी बच्चा पैदा होता है तो उसका इशू क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि फिर आपको वो संभालना पड़ना है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल की होती है, फीमेल की नहीं होती। और जब मर्द को अपने बच्चे का खर्चा उठाना पड़ता है तो फिर चीज़ें खराब हो जाती है, डेफिनेटली औरत की, और वो फिनेंशियल इशू में ही आ जाता है। तलाक की असल वजह जो है ना, जब आप फिनेंशियल इशू क्रिएट होता है ये, और फिर आपको समझ आती मैंने गलत फैसला लिया, मुझे पहले सेटल होना चाहिए था, सेटल होने के बाद मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए था और अपनी फैमिली की मर्जी से उठाना चाहिए था, फिर चीजें। और डेफिनेटली औरत की जो तवज्जो है वो भी बच्चे की तरफ ज्यादा हो जाती है, और उसमें भी ये अब मेल्स को मजलूम ना करें, ये मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन फीमेल मजलूम है, मेल मजलूम नहीं है। यहाँ पे हम आपके साथ देखिए, हम अब औरतों के हकूक पे है प्रोग्राम, तो हम तो मतलब डेफिनेटली आपकी वॉइस को रेस करेंगे। नाज़रीन, औरतों को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, रूटीन में और इस माशरे में रहते हुए जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है और जिन हकूक़ का उसका इस्तेसाल होता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। वी हैव मिस नाज़िया सलीम ज़िया विद अस, और एक छोटा सा वक्फा लेंगे। विल सी यू आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी हैव मिस नाजिया सलीम ज़िया विद अस और हम बात कर रहे हैं औरतों के हकूक़ पे। काम की वैसे हम बात कर रहे थे औरतों के जो डाइवोर्स की शरह है। जी, जी। डेफिनेटली ये बहुत अलार्मिंग है किसी भी सोसाइटी में। जब घर टूटता है तो डेफिनेटली सिर्फ दो लोग इससे डायरेक्टली मुतासर नहीं होते, दो फैमिलीज होती हैं और स्पेशली जो अगर बच्चे हों तो फिर सबसे ज़्यादा तो उनको लाइफ लॉन्ग जो है वो करना पड़ता है। और इसमें आप बता रहे थे कि पसंद की शादी भी इक्वली उतना ही पार्ट है जितना कि दूसरे का है, अरेंज मैरिज का। अभी मैं आई वुड लाइक टू से कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम एक अच्छे डेवलप्ड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम इस डेवलप एरिया से पीछे चले जाएं, यहाँ पे अगर ये सारे मसाइल हैं, अगर अंडर सर्व्ड एरियाज में चले जाएं, ऐसे इलाके जहाँ पे अभी तक पुराने कस्टम्स हैं, पुराने रस्म व रिवाज हैं, जहाँ पे औरतों को तालीम के इशूज़ हैं, औरतों को जो है वो काम करना तो खैर बहुत दूर की बात है, वहाँ पे जो है वो किस तरह के मसाइल का सामना, क्या ऐसे कोई केसेस आपके पास आते हैं वहाँ से भी? नो डाउट। यहाँ तक आपने ये बात की तो ये ऑब्वियसली ऐसा होता है, जैसे कि आपने अभी बात की है कि बहुत सारे ऐसे इलाके पाए जाते हैं यहाँ पे रस्म व रवाज अभी तक चल रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो कबायली इलाके लाइक दिस और बहुत से ऐसे बैकवर्ड इलाके, यहाँ के अंदर कोई भी दो फैमिलीज़ के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसमें वो सुलह के तौर पे औरत को देते हैं, बदले सुलह, जिसके लिए इसके हम एक स्पेशल टर्म बोल लें या एक मतलब जो सबसे सूटेबल वर्ड है वो बदले सुलह ही बनता है, बदले सुलह। और बदले सुलह में ये होता है कि ये भी एक जुर्म है कि औरत की मर्जी के बगैर आप दोनों ख़ानदान में एक लड़ाई चलती आ रही, ख़ानदानी लड़ाई, उस लड़ाई के दोबारा दोनों को आपस में पैचअप फैमिलीज़ को करने के लिए आप एक औरत, चाहे वो औरत है बच्ची है, ये नहीं देखा जाता, आप उसको उठा के सामने फैमिली में मेल उसके मुताबिक है, यानी ये मिसमैच वाली चीज़ होने लगी अभी यहाँ पर, आप उसको बदले सुलह में दे देते हैं, चाहे वो उनका 80 साल का मर्द हो या उनका 18 साल का बच्चा, ये नहीं देखना जोड़ा किसके साथ बन रहा है, कपल किसके साथ है, बस आपने बदले सुलह में वो औरत उनको देनी है। और वो जो दूसरी फैमिली है वो नो डाउट करते तो शादी है, लेकिन उसको ट्रीट ऐसे ही किया जाता है जैसे कि एक नौकरानी, एक गुलाम, क्योंकि वो बदले सुलह में आई हुई औरत है और ये कानूनन जुर्म है। और इसके ऊपर ये अवेयरनेस मैं खुद चाहती हूँ कि आपको सब लोगों को अवेयरनेस हो कि इसके ऊपर भी हमारी पीपीसी या हमारे एक लॉ प्रोवाइड करती है, वो ये कहती है कि ये जुर्म है। अगर किसी औरत को, औरतें वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाती, मैं तो कहती हूँ आप आवाज़ उठाएं। अगर आपको ऐसे ही बदले सुलह में आगे भेज दिया जाता है तो आप आवाज़ उठाएं, ये जुर्म है। और इसके लिए 310 पीपीसी का सेक्शन वो अट्रैक्ट करता है। और उसके अलावा फिर 310 ए में हम इसकी डिफाइन कर देते हैं, इसकी जितनी भी सज़ा है वो बाकायदा मेंशन की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कम से कम आपको जो सज़ा होगी उसकी 3 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 साल और फिर 5 लाख आपको जुर्माना भी दिया जाएगा। और रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, रिश्ता तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो बदले सुलह में आई हुई औरत, आप उसको अभी भी उसी तरह ले रहे हैं जैसे कि इस्लाम से पहले एक बांदी होती थी, जिसका दिल किया आपने बांदी को आगे सेल कर दिया, वो चली गई आगे, ठीक है। तो ला कहते हैं ये जुर्म है। औरत को राइट दिए गए इस्लाम में और औरत को राइट दिए गए इस लॉ के अंदर भी कि आप इस तरह से किसी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका अपना है, दोनों फैमिलीज बैठ के सुलह सफाई करें, लेकिन इस तरह किसी भी औरत को उठा के बदले सुलह में मत दे दो। ये जुर्म है और इस जुर्म की सजा है और इसको ट्रैक करेगा। एक लाइफ है, वो एक अल्लाह ताला ने उसको एक जिंदगी दी है, उसका फैसला जो उसकी मर्जी से ही होना चाहिए। डेफिनेटली इस तरह की जो फीमेल्स हैं जो इस तरह के जुल्म का शिकार होती हैं, वो तो बेचारी जो है वो शायद अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ऐसे ट्राइबल उसमें कस्टम्स में शिकार होती हैं कि उनकी बात को वो तो खैर प्रोटेस्ट तो करना बड़ी दूर की बात है। अब अभी जैसे यही आपने अभी बात की ना कि एक तो ये चीज़ चल रही है, ठीक है, इसका तो हमने बता दिया कि इसके अंदर लॉ 310 ए पीपीसी का, ठीक है, वो दफ़ा इसको ट्रैक्ट करेगी, जो इसको बताएगी कि आपको इसके अकॉर्डिंग सजा होगी, ये जुर्म आपने किया है 310 ए का। और उसके साथ साथ जैसे आपने दूसरी बात की है कि औरतें ऐसी और मसाइल की इस तरह के प्रॉब्लम्स में हैं, उसमें हम देख लेते फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जी, मतलब उसका भी कॉन्सेप्ट इसी तरह, घर वालों को रिश्ता भेजा, घर वालों को बताया गया लड़का ये इस तरह से है, यानी फ्रॉड और धोखा बताया, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल के दौर में। बताया ये जाता है कि लड़का ये करता है, इस तरह से है, फैमिली सेटल्ड है, बाहर सेटअप्स हैं, फलां फलां, मतलब बहुत कुछ बताया गया। लेकिन जब शादी हुई तो फिर हमारे सामने राज खुल गया
कि लड़का तो उनका कुछ भी नहीं करता। जो फैमिली मेरे पास अपने पास ये 2 केसेस ऐसे आए थे और झंग से थे, वो बिलोंग करते। उनके साथ ये हुआ कि वो लड़के का बताया गया कि इस तरह वो सेटल्ड है, उसकी फैमिली है। इवन जो फैमिली रिश्ता लेकर आई थी उनके घर, वो भी उसकी ओरिजिनल फैमिली नहीं थी। वो पेरेंट्स उसके इस तरह से थे, बनाए गए, लाइक भाई के या दोस्तों के, किसी दोस्त के माँ बाप को अपने माँ बाप शो कर दिया उसने, अपना सेटअप सारा उनका शो अपना कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल वो बीबी जाहिर सी बात है मजलूम है, उसने ज़िंदगी गुजार रही थी उसके साथ, और ठीक मेरे ख्याल में 15 या 16 दिन के बाद वो बात खुल गई। हर चीज़ क्लियर हो गई उसके ऊपर। और जब उसने उससे धोखा और फ्रॉड के साथ शादी की तो वो बेचारी, जाहिर सी बात है वो विक्टिम है, वो हमारे पास आई है। शी सेड दैट कि मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि बीबी अब आप क्या चाहती है, शादी तो आप हो गई, बेहतर है आप अब उसी के साथ ज़िंदगी गुजार लो, आपके लिए बेटर है। शी सेड दैट कि हमारा अभी कोई बच्चा नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद हमारी फैमिली और आगे बढ़े, मेरे कोई बच्चे हों, तो देन मैं ये मत ठीक नहीं हो सकता। तो फिर मैं उस अपनी फैमिली को कैसे लेके चलूँगी। तो अभी इसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो इसका सोल्यूशन मैं ये कहूँगी यहाँ पे कि इस पे हमारे पास इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हमारी PPC यानी ला ये कहते हैं 493 493 दफ़ा, ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है फीमेल्स को। ये कहती है कि अगर कोई मर्द आपसे धोखे और फ्रॉड के साथ शादी करता है, बहुत सी चीज़ें जिसको कंसीलमेंट कहते हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, चीज़ें छुपा के, होता कुछ है जाहिर कुछ करता है, और धोखे से आपने से शादी कर ली है तो उसने जुर्म किया है। वो जो है जैसे था उसको सच बताना चाहिए था। और अगर उसने ये जुर्म आपके साथ कर लिया तो जाहिर है लेडी जो है वो तो विक्टिम है, शी इज़ इनोसेंट, उसको तो नहीं पता था ये ऐसे ऐसे था, उसने धोखे से शादी की। वो फिर ला में आए हमारे पास आए, ठीक है, और फिर हम उसको 493 दफ़ा के तहत 493 के तहत हम उसको उसका सूट फाइल करेंगे, हम उसको इंसाफ लेके देंगे। ऑटोमेटिकली उसको इंसाफ मिलेगा और वो मर्द जो है उस पर ऑटोमेटिकली FIR आएगी। अच्छा, इसमें मैं देखें, हम बड़े ग्रेटफुल हैं कि अल्लाह ताला ने एक तो औरत को हमें वो रिलीजन दिया जो औरत की इज़्ज़त करना हमें सिखाता है, और दूसरी तरफ लॉ में भी हमारे पास, जिस तरह आपने बताया कि इस तरह की प्रोविजंस मौजूद हैं कि हम जो है वो औरत को प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस आपने बताया, इसमें पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज ये है कि देखिए, एक बच्ची जो है वो एक तकलीफ से गुजरी है, एक मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर से गुजरी है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है इंसान की ज़िंदगी में, शादी जो है। बजाय इसके कि ये चीज़ें बाद में कोर्ट में डिसाइड हों और उसको सज़ा हो, बेशक 10 साल भी, 15-20 साल भी ऐसे मर्द को सज़ा हो जाए, लेकिन वो जो पेन औरत उस पेन से गुजरती है उसका कंपैरिजन नहीं है। तो पेरेंट्स को पहले अपने तौर पे वेरीफाई करना चाहिए, अपने तौर पे तहकीक करनी चाहिए, और मतलब इस तरह की चीज़ों में फॉल नहीं करना चाहिए। नो डाउट ऐसे ही है। देखिए, मैं ये चीज़ तो है, आई नो वेरी वेल कि जब शादी करनी है, देखिए आपने यहाँ बात की ना कि पेरेंट्स को इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। भाई इस्लाम ने कहा है कि वली होना ज़रूरी है, ठीक है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि औरत को बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया, ठीक है बीबी आप अपनी मर्जी से शादी करो। नो, इस्लाम ये कहता है कि जो वली है, वली कौन होते हैं? पेरेंट्स, बाप वली होता है ना। तो बाप बेटी से रजामंदी पूछे, रजामंदी पूछे, और बेटी ये ना करे कि बाप को वली बनाए बगैर खुद शादी कर ले। जब बेटियां इस्लाम के से हटके और ला से हटके काम करती हैं तो फिर ये काम होता है। और पेरेंट्स जो है वो तो ऑटोमेटिकली, जब वली है तो वली उससे पूछेगा। और ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर बच्ची जो है वो आप पे इतना एतमाद कर रही है कि अपनी आने वाली सारी जिंदगी का फैसला जो है आपके सामने रख रही है, और मेरा ख्याल है इससे बड़ी कुर्बानी कोई भी बेटी अपने पेरेंट्स के लिए नहीं दे सकती, कि अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का इख्तियार आपको दे देती है, तो फिर अल्टीमेटली अल्लाह के पास भी आप जवाबदेह होंगे। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फिर उसके लिए जो राइट है वो चूज़ करें, और उसको उसकी मर्ज़ी के साथ उसको कम से कम ऑन बोर्ड रखें और उसको बताएं कि ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, लेकिन आप कम से कम जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, तहकीकात हैं उस बंदे के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, वो ज़रूर, मतलब इससे बड़ा क्या वो एक अलमिया हो सकता है कि एक बंदा जो है वो फेक पेरेंट्स लेके आके, ये तो एक किस्म का फिल्मी सीन है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद नाज़रीन, इसके अलावा भी औरतों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें तालीम के हसूल में जो है मुश्किलात, और फिर कुछ हमारे कस्टम्स इस तरह के हैं। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी हैव मिस नाज़िया सलीम ज़िया विद अस, और हम बात कर रहे हैं औरतों के हकूक़ के ऊपर। मैडम, आपने बताया कि किस तरह से औरत जो है उसके पास राइट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के।
देयर आर गुड एंड बैड कार्ड्स एट द सेम टाइम। नो डाउट। ऐसे केस भी रिपोर्ट होते हैं जिसमें कि एक औरत की तरफ से ये प्ली ली जाती है कि ये जो है वो इसने मुझ पे टीस किया, टीस तंग किया, कुछ भी आवाजें कसी। किसी हाँ, तरह मैं का भी समझ रही। है, लेकिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो उसको साबित नहीं कर पाती। Yes. तो ऐसे सूरत में भी कुछ होता है, कुछ सज़ा है या क्या, जस्ट टू मेक इट अ बैलेंस। अब जैसे कि आपने अभी बात की ना कि अगर फीमेल्स के साथ नो डाउट ज्यादती बहुत जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर वो जा रही किसी जगह पे वो काम करती है, वो फैक्ट्री है, मिल है, कोई भी जगह है, एनी वन प्लेस, Okay. वर्किंग प्लेस हम इसको बोलते हैं, यहाँ भी उसकी वर्किंग प्लेस, अगर वहाँ पे उसके साथ बदतमीजी भी हो रही है, इवन उसके ऊपर आवाज़ें भी कसी जा रही हैं, ठीक है, उसकी कोई तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ जिससे उसकी इज्जत पे, उसके नामोस पे बात आए, तो देन इसके लिए फिर हमें एक सेक्शन एक दफ़ा अट्रैक्ट करती है जो कि 509 509। तो पीपीसी की 509 जो दफ़ा है वो इस पे अप्लाई होगी। अगर कोई भी औरत है वो अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर जाती है, वहाँ पे उसको कोई मेल कोई भी टीस करता है, उसको परेशान करता है, उस पर आवाज़ें कसता है, उसको लाइक दिस के उसे ब्लैकमेलिंग में कंसिडर कर लिया, किसी तरह भी उसको परेशान, जिस चीज़ से अपनी उसकी पोजीशन का Yes, गलत फायदा yes, उठाते हुए उसको जो है बच्ची जो है लेट्स से कि अगर फाइनेंशियली बेचारे मजबूर हैं, मजबूरी में नौकरी कर रही है, तो उसकी उस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करना। अब और मेरा उसको क्वेश्चन, हाँ जी जी उसको अगर वो इसी बात ना अगर मजबूर होकर अगर वो आ गई है वहाँ पे, तो आप उसको कोई भी मर्द जो उसको टीस कर रहा है, हरासा परेशान कर रहा है, तो फिर इसके लिए बेहतरीन उसका हल ये है कि अल्लाह हमें प्रोवाइड करता है कि आप दफ़ा 509 के तहत आ जाएं लॉ के अंदर। आपको कानून प्रोटेक्ट करेगा उस औरत को, फ़ौरन से पहले वो क्लेम करे अपने राइट्स को वहाँ पे आके। तो 509 जो है ये ऐसी दफ़ा है जिसके अंदर उसको ये राइट्स मिल सकेंगे। और इसमें मजीद अमेंडमेंट आई है 2009 के अंदर। पहले 509 के तहत सिर्फ आपको 1 साल कैद मिलती थी इस जुर्म की, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये हुआ है कि 2009 के अंदर उसमें अमेंडमेंट हुई है जिसमें 3 साल कैद आ चुकी है, और 3 साल की कैद होगी अगर आप किसी औरत के साथ इस तरह से करेंगे। तो प्रोटेक्ट तो वो भी हर जगह पे, घर के अलावा भी। अगर फर्ज करें कि औरत जो है वो इसको एज अ कार्ड यूज करती है और वो किसी के ऊपर फॉल्स क्लेम कर दे, यस, उसमें उस सूरत से हाल में कोर्ट के अंदर अगर वो ये साबित नहीं कर पाती कि इसने मुझे हरास किया है किसी तरह से, तो उसमें कुछ 496C जिसको हम कहते हैं झूठी शहादत देना। तो इसी जिस तरह आपने अभी बात की ना कि अब ठीक है वो अपने आप को, फिर तो वो हर किसी भी मर्द को बोल सकते हैं कि ये मुझे परेशान कर रहा है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे ये कहा। अब इसका रिकॉर्ड तो नहीं है, तस्वीर या वीडियो तो नहीं बनी कि वो कब उसको टीस कर रहा था, उसने क्लेम किया, ऐसे नहीं होता। ला दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ला ये कहता है कि अगर फीमेल ये कह रही है कि इसने मेरे साथ ये जुर्म किया, यानी मुझ पे ऐसी बात की, आवाज़ें कसी या लाइक दिस कुछ ऐसा किया जिससे मेरी इज्जत के ऊपर हरफ आया, ठीक है, तो उसके लिए तो 509 आ गया। लेकिन उसके साथ ही जब मेल जो है वो आएगा कि मेल चीज़ें साबित, अब हमें तो नहीं पता कि उसका पर्सनल ग्रज है उसके साथ, वो इस वजह से उसके साथ ऐसे ज्यादती कर रही है या जेन्युइन कुछ ऐसी बात है, तो फिर इसके ऊपर भी मर्द को भी प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन से पहले, जिसको हम कहते हैं झूठी शहादत। क्योंकि औरत आ गई, उसने एविडेंस दे दी कि मेरे साथ इसने ऐसे ऐसे किया है, वो प्रूफ नहीं कर पाई, तो वो फॉरेन से पहले फिर इसके ऊपर ला आ जाएगा, और वो लाए 496C सबसेक्शन C 496C में हमें ये होता है कि अगर आप झूठी शहादत दोगे तो आपको भी सजा मिलेगी, और आप ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए औरत सोच समझ के ही आती है इस तरफ। डेफिनेटली। और उसमें एक और बड़ा सेंसिटिव सा मैटर है। मैं वैसे सबसे बड़ा एडवोकेट हूँ औरतों का, आई बिलीव कि आई पर्सनली बिलीव कि औरत जो है वो कम से कम हमारे माशरे में बहुत सारे जो है वो एक सर्टन काइंड ऑफ प्रेशर का शिकार रहती है और इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार रहती है सिंस लाइक द डे वन। और लेकिन अभी जो हमने ट्रेंड देखा है पिछले चंद सालों में कि रेप केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। और इसमें मैं पर्टिकुलरली अगर ये बात करूं कि इसमें मतलब हम इतने बेहिस हो चुके हैं, हम इतने मतलब हैवानियत से भी आगे निकल चुके हैं कि अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो भी महफूज नहीं हैं। आपके ख्याल में रेप केसेस का क्या ट्रेंड है? यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं फैसलाबाद की अगर हम बात करें, और सेकेंडली उन रेप केसेस में कितने % ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली कन्विक्ट हुए हैं और सज़ा मिली है उनको? अब यहाँ तक ये बात आ गई है तो इसमें सबसे पहले ये बात है कि आजकल के दौर में आप किसी भी बच्ची को अगर सोशल मीडिया लाइक कुछ चीज़ें, सेलफोन, जैसे कि सेलफोन के थ्रू ही जाहिर सी बात है रब्ता, अब वो रुकों वाला तो रवाज नहीं रहा ना खत भेजने का, तो आप टेलीफोनिकली एक दूसरे से अटैच हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन ये कि अगर पहली बात या पहली कंडीशन आजकल के दौर में, जितना कि औरतों में भी अवेयरनेस है मर्दों में भी, बट सबसे पहले झांसा जो दिया जाता है वो शादी का दिया जाता है।
जैसे कि मैं पहले बात की ना, उसको धोखा दिया जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे, क्योंकि जो पढ़ी लिखी औरत है वो ऐसे हाथ नहीं आएगी, सीधी सी बात है। फ्रेंडशिप में या किसी तरह वो नहीं कंट्रोल में आ सकती। उसको पहला झांसा ही दिया जाता है हम आपसे शादी करेंगे, देन वो इस लालच में समझ लें या कुछ इस तरह से उसकी अटैचमेंट उसके साथ क्रिएट हो जाती है। वो चाहती है कि ठीक है, इससे अब मेरा रिलेशनशिप जो है वो लीगल हो जाए। जब वो अपने उस रिलेशनशिप को लीगल करने की लालच में या फिर इस जो एग्रीमेंट उनके झूठ इकरार उनके बीच में हुआ होता है उसके थ्रू जब वो आती है, तो फिर उसके साथ अगर ये चीज़ होती है तो फिर इसके ऊपर भी डिफरेंट दफ़ात आ जाती है। एक तो हम कॉमन सी दफ़ा मतलब हर एक को ही पता है, हम 376 ले आते हैं सिंपल से, जी रेप हुआ 376 आ गई। लेकिन रेप की आगे काइंड्स हैं। उसमें औरत की एज बहुत मतलब काउंट करती है कि वो एज में ये आ जाता है। एक तो होता है माइनर, जो 16 साल से नीचे बच्ची है या 16 साल की, वो माइनर में कंसीडर होगी, नाबालग। उसकी सज़ा, उसकी दफ़ा डिफरेंट है। जो 18 साल यानी 16 से ऊपर 18 साल में आ गई, 18 साल की औरत जो है उसका और सीन है, और उसके बाद जो मैरिड है उसका और सीन है, जो अनमैरिड है उसका भी और सीन है। फिर आगे रेप में भी तो काइंड्स, ये एक औरत का इस तरह से आ गया। फिर उसके बाद अगर मेल की बारी आती तो मेल में भी ये है कि एक होती सिंपल एक मर्द और एक होती इज्तमाई ज्यादती, तो ये चीज़ें भी आगे आती हैं। तो उनके डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट दफात आ जाती हैं और डिफरेंट सजाएं आएंगी, नो डाउट। तो अगर मैं आपसे एक रफली कोई आपको अगर अंदाज़ा हो कि फैसलाबाद की अगर बात करें तो कितने % लोग हैं जो कि एक्चुअली कन्विक्ट होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? अब यहाँ तक आप ये बात करें कि देखिए, जो मैं भी इसी फैसलाबाद में रहती हूँ, आप भी फैसलाबाद में रहते हैं। फैसलाबाद में माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे सारे रहने वाले, लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि और यहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात मैं करूँगी, आजकल की जो लैला है ना वो मटीरियलिस्टिक हो गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें हैं कि वो आई नो वेरी वेल मटीरियलिस्टिक होने की वजह से या झांसा समझ लें या उसका अपना लालच समझ लें, वो उस लालच में आके इस चीज़ का शिकार होती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात फैसलाबाद, हम फैसलाबाद की हद तक रह रहे हैं ना, तो फैसलाबाद में सबसे बड़ी बात जो मैंने देखने में आई है वो ये है कि आप अपने घर से जब निकलते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पीछे पेरेंट्स को नहीं पता होता। हम जब आगे आते हैं, ठीक है, आगे से आगे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, ठीक है, सब ठीक है, बैलेंस में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हम उसको रेप में ही लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ, शायद मेल्स को आई डोंट नो पता है या नहीं, लेकिन फीमेल्स को मैं ज़रूर बताऊँगी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 3 दिन के बाद मेडिकल नहीं होता। तो बीबी अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो 3 दिन के अंदर मेडिकल करवा लें, जो कि 3 दिन के बाद आपका काम ख़त्म, फिर हम नहीं पहचान पाएंगे उस मर्द को, ठीक है। ये चीज़ शो हो जाएगी आपकी, ठीक है, रेप शो हो जाएगा, बट मेल कौन है वो शो नहीं होगा। इसलिए 3 दिन जो आपके पास है उसके अंदर इसका मेडिकल करवाएं और फौरन से पहले फिर आप क्लेम करें अगला। और उसमें भी जाहिर है चीज़ें बहुत सारी कोर्ट में वाजिया हो जाती हैं। एग्जैक्टली, बड़े सैड स्टेट फिर ऑफ प्रोसेस चलता है पूरा, उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एफआईआर के लिए आपका मेडिकल होना ज़रूरी है, राइट। उसके बगैर एफआईआर नहीं लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। ऐसे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि औरतों के जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे उनके दुख ज़्यादा हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है। एक मैं आपसे एक और जो चीज़ है, इनहेरिटेंस में, विरासत के अंदर ये भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, ये इसमें हमारे जो अगर हम मज़हब की बात सुने तो इनहेरिटेंस पे इतनी ज़्यादा मतलब फोर्स किया गया है इनहेरिटेंस को कि इनहेरिटेंस में किसी किस्म की जो मतलब डिसऑनेस्टी है वो बर्दाश्त नहीं की गई, और बड़ा जोर दिया गया कि अपनी इनहेरिटेंस में अपनी बच्चियों को जो भी ड्यू शेयर है वो ज़रूर दें। और उसके बावजूद भी हम जो है वो डेफिनेटली हमारे यहाँ सोसाइटी में नहीं देते और बल्कि एक और मैं इस लिहाज से उस बच्ची को तो और भी ज़्यादा मजबूर और समझता हूँ कि जो बेचारी अपने ससुराल की फोर्स करने पे अपने हस्बैंड के या खुद उसको अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो एक बार अपना शेयर ले लेती है, विरासत में से अपना हिस्सा ले लेती है, लेकिन फिर उसके साथ बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब इस चीज़ को हम अपने लिए गाली समझते हैं। इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और मतलब क्या उसमें किस तरह का रुझान है? अब जैसे आपने यही बात की ना कि फीमेल मजबूर होती है, कभी कभी उसका फाइनेंशियल इशू अपना आ जाता है, कभी वो फोर्स की जाती है ससुराल की तरफ से या किसी तरह से भी। तो देखें, इस्लाम भी ये कहता है कि औरत को विरासत में हिस्सा, उसका हक उसको दो, ठीक है। हमारा ला भी यही कहता है और हमारा ला यहाँ पे बहुत क्लियर कट है। हमारा ला ये कहता है 498A
498A अगर आपका कोई भी मतलब पेरेंट्स या आपके वाली वारिस जो हैं अगर आपको आपकी विरासत में से महरूम कर रहे हैं तो फिर आप फ़ौरन से पहले इस पे लॉ प्रोवाइल करेगा, यहाँ पे फ़ौरन लॉ आ जाएगा, वो 498A के तहत आप लॉ में आ जाएंगे। ये दफ़ा आपको प्रोटेक्ट करेगी आपके राइट्स को, आप इसमें आएंगे। अगर कोई आपको महरूम कर रहा है तो सबसे पहले ही उसके लिए सज़ा भी है, 10 लाख उसका जुर्माना है और कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा है। जो भी इंसान जो भी आदमी आपको विरासत से महरूम कर रहा है उसको सज़ा होगी। अच्छा, इसमें तो इसलिए प्रोटेक्ट किया गया उसके केस का जो एक दौरानिया है, कितनी देर तक ये केस चलता है? क्योंकि हमने देखा है कि जो मोस्टली ज़मीन के जायदाद के केस होते हैं वो सालों साल लेके चलते हैं। आपकी बात बहुत मतलब ये क्वेश्चन मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं एक ही बात करूँगी कि अगर आपका वकील कॉम्पिटेंट है ना, अपने अच्छा वकील की है, लॉ नोइंग पर्सन है, तो फिर 190% आपका केस सालों साल नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लॉ आपको क्या मतलब रेमेडीज दे रहा है, लॉ आपको क्या बता रहा है। अगर आपको लॉ आता है तो ठीक है, ऑब्वियसली आपने कोर्ट में जब पेश होना है तो जज को आपने बताना है। ठीक है, उसको आपने बताना है कि यहाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। जजेस भी तो हम में से उठ के गए हैं ना, डेफिनेटली। ठीक है, और जितना अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हैं और वही आपकी फेवर। और एक बात और, जब हम कोई भी केस मतलब एज अ फीमेल या एज अ मेल एज अ एडवोकेट मैं एक बात कहूँगी, हम खुद जब ये केस हारते हैं हम ये कहते हैं जज ने ज़्यादती की, जज ज़्यादती नहीं करता है। ठीक है, उनका ये तो हमने जो अपना मैसेज कन्वे किया, अगर हम समझा गए, बात अपनी कन्वे कर गए, हम जीत गए। अगर हम अपनी बात कन्वे नहीं करते तो जाहिर सी बात है जो अपने फैक्ट्स, जो अपने लॉ, जो सर्कमस्टांसिस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग फैसला आया ना, हम बयान नहीं कर पाए। तो इसलिए वकील अच्छा करें, फिर सालों साल नहीं लटकेगा। डेफिनेटली। और जो एक कोर्ट ऑफ लॉ है उसको सेटिस्फाई करना एविडेंसेस की बेस के ऊपर ही बड़ा ज़रूरी होता है। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और आज उम्मीद है कि आपके जो मैसेजेस हैं ये पॉजिटिवली जो हैं वो फीमेल हमारी कम्युनिटीज़ तक पहुँचे होंगे। नाज़रीन, आपने मिस नाज़िया की बातें सुनी और ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, कि यहाँ पे औरत की इतनी ज़्यादा मसाइल हैं कि मैं ये 2 मिनट की क्लोजिंग में भी आपको सारे जो हैं वो बयान नहीं कर सकता। लेकिन एक काम है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। ये मेरा पैगाम मर्दों के लिए है कि कुछ ऐसे काम हैं, एक ऐसा तरीका है जिसको अडॉप्ट करके हम कंपनसेट कर सकते हैं। कम से कम वो ये है कि हम अपनी जो फीमेल्स हैं, हमारे इमीडिएट जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनको इज़्ज़त, वक़ार और उनकी एडवाइस, जो भी उनके फ़ैसले उनके ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हैं, कम से कम उनमें उनको ऑन बोर्ड रखें। और अगर कोई बच्ची जो है वो आप पे बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रही है कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो है वो आपके हाथ में दे देती है, तो खुदा के लिए उसके लिए आप रिसोर्सेस ना देखें कि एक बंदे के वसाइल क्या हैं। आप इंसान को देखें, उसको परखें, उसके साथ बात करें और वेरीफाई करें कि जिस घर में आपकी बेटी जा रही हो वो उस घर में सेफ़ रहे, उस घर में उसकी इज़्ज़त हो। बजाय इसके कि हम घर की लंबाई चौड़ाई देखें, हम उन घर वालों के दिलों की लंबाई चौड़ाई को मापें ताकि हमारी बच्ची जो है वो एक अच्छे पुरस्कून माहौल में रह सके और इसी तरह से फिर एक अच्छी बाइज़्ज़त जो नस्ल है उसको वो वजूद में ला सके। और दूसरे नंबर पे जो बच्चों के हकूक़ हैं मेल के और फीमेल के, उनको इक्वली जो भी हमें एक वे आउट है हमारे पास, हमारे मज़हब ने दिया है, उनको जो है वो उसको अडॉप्ट करें और बराबरी के हकूक़ दें। और लास्टली मैं कहूँगा कि ये बड़ी बेहिसी है हमारे माशरे की कि एक ऐसा जुर्म या एक ऐसा फ़ेल जो एक मर्द करता है और वो उसको फ़ख्र से बयान कर रहा होता है, उसी फ़ेल को अगर एक औरत उसके हाथ से वो सरज़द हो जाए तो वो फिर हमारी माशरती और इनफरादी गैरत का बायस बन जाता है। अल्लाह ताला ने औरत को ये ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने औरत को ये इज़्ज़त और मकाम दिया है, उसको उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करने दें। उसकी ज़िंदगी में आप एक गाइड के तौर पे, एक वली की हैसियत से, एक गार्डियन की हैसियत से ज़रूर रहें, लेकिन अपना कोई भी ज़ाती फ़ैसला उसके ऊपर इस तरह से इन्फोर्स ना करें जो उसकी आने वाली ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पहुंच गया होगा। विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।